नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले लगभग 4 साल से जिस काजल की कोठरी में ही बने हुए हैं उसमें रहते हुए कैसे अपने को बेदाग बचाए हुए हैं। जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले लगभग 2 साल से आपका मंत्रालय लगातार चर्चा में है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके मंत्रालय में अच्छे काम नहीं हुए हैं, लेकिन जो पिछले काम काज हुए हैं उसको लेके देश की तमाम जांच एजेंसियां, मीडिया सब आपके मंत्रालय के कामकाज पर उंगली उठाती रही हैं। क्या वजह है कि अभी तक उसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई उन मामलों में जिसके विरुद्ध लगातार तमाम सीएजी से लेकर सब ने अपनी रिपोर्ट दे रखी है शासन में? 30 के करीब शोकॉज नोटिसेस इशू हुए हैं। सीबीआई की जांच बैठाई गई। सीबीआई ने करीब 11 एफआईआर लिखी है। तो कार्रवाई जितनी होनी चाहिए संवैधानिक तरीके से, मैं समझता हूँ कार्रवाई तो भरपूर हो रही है। और एक बात मैं आपको और बतला दूँ कि कार्रवाई अपनी जगह पर है। कोल इंडिया का प्रोडक्शन, कोल इंडिया का ऑफटेक, कोल इंडिया का ओबी रिमूवल सुचारू रूप से चल रहा है। हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ा है, हमारा ओबी रिमूवल भी बढ़ा है, हमारा ऑफटेक भी बढ़ा है, पावर स्टेशंस को हमारी सप्लाईज भी बढ़ी हैं। आज की तारीख में देश का कोई भी पावर स्टेशन ऐसा नहीं है जो कह सके कि कोल की हमारे पास स्टॉक में कमी है। कुछ एक पावर स्टेशंस ऐसे हैं जो ये कह देंगे कि हमारे पास एक्स्ट्रा कोल हो गया है, इसलिए आपको कृपया अभी फ़िलहाल सप्लाई न करें। ये रिपोर्ट्स हमारे पास लिखित में आ रही है। तो काम तो सुचारू रूप से चल रहा है। हाँ, जो पिछले यूपीए वर्ग के कार्यकाल में जो कोल ब्लॉक एलोकेट किए गए थे उसके पीछे मकसद केवल एक ही था कि कोल इंडिया की सीमा है, उससे ज़्यादा कोल इंडिया कोल प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। और अगर हम देश की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को तेज करना चाहते हैं, तो हमें पावर चाहिए। पावर के लिए कोल चाहिए। कोल पब्लिक सेक्टर में है। कोल इंडिया उतना कोल पैदा नहीं कर पा रहा है जितने कोल की रिक्वायरमेंट होती जा रही है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर को और पीएसयूज़ को कोल ब्लॉक्स एलोकेट किए गए। उसको लेकर बहुत सारी कहानियाँ कही गई। इसमें कोई शक नहीं है कि देश में कोई भी आप कानून बनाएं, कोई भी योजना लागू करें, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाले लोग, वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग समय समय पर सक्रिय हो जाते हैं। तो इसमें अगर वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग सक्रिय हुए हैं तो उससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। ये काम सीबीआई का है कि वो पता लगाए और जिन लोगों ने जानबूझकर गलत इन्फॉर्मेशन के आधार पर कोल ब्लॉक्स एलोकेट करवाए हैं या जिन अधिकारियों ने गलत इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करे, और कर रही है सीबीआई कार्रवाई। यही खास बात यही है कि जो अधिकारी गलत लोगों को गलत जानकारी के आधार पर कोल ब्लॉक आवंटित किए हैं या करवाने में मदद किए हैं, उन बड़े अधिकारियों के विरुद्ध जब सीबीआई कार्रवाई करना चाह रही है तो आपकी सरकार इजाज़त नहीं दे रही है। ऐसा कुछ नहीं है, बाकायदा इजाज़त मिली है। जिसके लिए सीबीआई ने कहा है उसको इजाज़त दी गई है। और अगर किसी कानून के तहत कोई छूट का पात्र है तो गुण दोष के आधार पर सरकार ये भी देखती है कि अननेसेसरी इस अधिकारी को हैरेस न किया जाए। ये तो सरकार का काम है। जो किसी को विशेषाधिकार अगर प्राप्त है तो उस विशेषाधिकार को अगर वो लाभ उठाना चाहता है तो उसको कैसे रोका जा सकता है? यूपीए 1 के टाइम में ये कथित घोटाला हुआ है जिसको आप भी मानते हैं कि आप घोटाला कह सकते हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा है और आगे भी चलकर कहूँगा कि कोई घोटाला नहीं है। इसके अलावा और कोई विकल्प किसी सरकार के पास था नहीं। 1993 से कोल ब्लॉक्स एलोकेशन शुरू हुआ था। 28 कोल ब्लॉक्स तो एनडीए के रिजीम के दौरान एलोकेट हुए हैं।
क्यों एलोकेट हुए? कोई सिस्टम ही नहीं था उस समय। यूपीए 1 के दौरान तो एक सिस्टम बनाया गया कि हम अखबारों में ऐड देंगे, एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई, उसके थ्रू एलोकेशन शुरू हुए। उसके पहले तो कोई सिस्टम ही नहीं था, बगैर सिस्टम के यूं बुला बुला के देते रहे कोल ब्लॉक्स। लेकिन कोल ब्लॉक्स क्यों दिए गए, इसके पीछे जो मंशा है उसको देखना चाहिए कि कोल ब्लॉक्स क्यों दिए गए। दिए इसलिए गए कि कोल ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो, जिससे कि देश की बिजली की रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर सकें, देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम तेज़ी से बढ़ा सकें। यही मंशा सभी सरकारों की रही होगी। अब चूंकि वो विपक्ष में है तो आरोप लगाना उनके लिए बड़ा आसान है। लेकिन ये बात मैंने पहले ही साफ कर दी कि प्रोजेक्ट कोई, योजना कोई भी चलाई जाए, उसका नाजायज फायदा उठाने वाले लोग हमेशा से सक्रिय होते रहे। अगर हम आवंटन की ही बात करें कि आवंटन की प्रक्रिया में जो सावधानी बरतनी चाहिए वो नहीं बरती गई, जिसके वजह से जांच हो रही है और जो उस जांच के घेरे में सावधानी बरतने का कोई पेट से सीख के नहीं आता है। 28 कोल ब्लॉक जो उन्होंने एलोकेट किए, कोई सावधानी क्या, कोई नियम ही नहीं बनाया। कोई चीज़ शुरू होती है तो आप ये उम्मीद कर लें कि 25 साल बाद इस चीज़ में जो प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए वो 25 साल पहले ले लिए जाएं, संभव नहीं। बगैर कानून बनाए, बगैर सिस्टम बनाए, बगैर एक्ट बनाए यूं ही करते रहे। यूपीए 1 की सरकार आई तो एक सिस्टम बनाया गया, सिस्टम के तहत एलोकेशन शुरू हुए। उस सिस्टम में भी खामियां निकली हैं, जो शिकायतें आई हैं उस सिस्टम में भी खामियां निकली हैं। उन खामियों के लिए जिन लोगों ने गलत ढंग से एलोकेशन कराए हैं उनके रद्द भी किए जा रहे हैं, उन पर उनकी बैंक गारंटी जब्त की जा रही है, उनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी हो रही है और नया सिस्टम बनाया जा रहा है कि अब कहीं कोई ऐसी हरकत ना होने पाए। लेकिन जो लोग गलत तरीके से आवंटन किए हैं उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं होगी, सब हो रही है कार्रवाई। सबको सीबीआई अपनी रिपोर्ट दे, रिपोर्ट देने के बाद कार्रवाई तो होगी ही। कहा जा रहा है कि पीएमओ कार्यालय में जो बड़े अधिकारी तैनात थे उनको प्रोसिक्यूशन की इजाज़त सीबीआई कहा जा रहा है, इसका जवाब हम न दे पाएंगे। कहा तो मालूम क्या क्या जा रहा है, सबके खिलाफ कहा जा रहा है, मीडिया के खिलाफ भी बहुत कुछ कहा जा रहा है, उसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं? आप अगर कोई अधिकृत रूप में हमें बताएंगे कि इस आदमी के खिलाफ ये अभियोग सिद्ध हुआ, आपने क्या कार्रवाई की? हमारे पास कंप्लेंट्स आई, हमने सीबीआई के पास भेजी, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। सीबीआई ने एफआईआर्स लिखी हैं, 11 एफआईआर लिखी है। जो हम कर सकते हैं संवैधानिक दायरे में रहकर वो हम कर रहे हैं। और नए सिरे से सिस्टम में जो कमी रह गई थी, जिनका नाजायज लाभ उठाया, वो कमियां न रहने पाएं, इसके लिए सिस्टम दूसरा बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो एमएमडीआर एक्ट में संशोधन किया गया कि जिसमें कि हम कोल ब्लॉक्स का एलोकेशन बिडिंग सिस्टम से कर सकें। तो जो किया जा सकता है वो किया जा रहा है। रमन सिंह और नवीन पटनायक दोनों का ये कहना है कि आवंटन में जो भी गड़बड़ी हुई या जो भी नियमों की अनदेखी की गई उसके लिए सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार जिम्मेदार है। कम से कम उन लोगों को तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि एक कोल ब्लॉक्स का एलोकेशन बगैर स्टेट गवर्नमेंट के सहमति से नहीं हुआ। एक भी, सारे कोल ब्लॉक्स का एलोकेशन स्टेट गवर्नमेंट की सहमति से हुआ है। केवल उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की आप बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, कोई भी राज्य हो, कोल ब्लॉक्स का एलोकेशन स्टेट गवर्नमेंट की सहमति से, स्टेट गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी या उनके अधिकृत प्रतिनिधि की सहमति से हुआ। अच्छा, इसको हम एक दूसरे तरीके से सवाल अगर पूछें कि आप भी लगभग 4 साल से इस मंत्रालय में हैं, ये जितने कथित जो गड़बड़ी या आप घोटाला नहीं मान रहे हैं, हम ये मानते हैं कि प्रोसीजरल फेल्योर रहा है या कुछ भी आप कह लीजिए, ये क्यों पिछले ही कार्यकाल में हुआ? 4 साल के दौरान कोई इस तरह का आरोप क्यों नहीं लग रहा है?
जब कोई सिस्टम में फेल्योर पता लगता है तब उसके खिलाफ प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। जब पिछले 5 साल नहीं 1993 से लेकर 2009 तक जितने कोल ब्लॉक्स एलोकेट हुए उनमें गड़बड़ियों की शिकायतें आई, तभी जांच बैठाई गई, तभी सिस्टम को चेंज करने का मन बनाया गया, सिस्टम चेंज किया गया। और इस 4 साल में आप कह रहे हैं कोई गड़बड़ी क्यों नहीं? इस 4 साल में तो कोई कोल ब्लॉक एलोकेशन ही नहीं हुआ, तो गड़बड़ी होगी कैसे? तो ये माना जाए कि आप काफ़ी सतर्क हैं, इसलिए ये सब चीज़ों से बचे। हालात सतर्क करता है। आप अगर एक्सपीरियंस गेन करेंगे, आज से 1948 में संविधान देश का बना था, 1950, तब से कितनी बार संशोधन हो चुके हैं? आप ये कहें कि साहब 1950 में संविधान बना था तो क्या अपने आप में परिपूर्ण नहीं था? बहुत सारी कमियां थीं, बिल्कुल रही होंगी। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं, जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करता है सरकारें, वैसे वैसे संशोधन करती है और उस खांचे में अपने को फिट करने की कोशिश करती है। ये तो सरकार का और शासन करने का तरीका यही है। एक संविधान दिया गया, लेकिन ये नहीं है कि वो संविधान अपने आप में परिपूर्ण रहा हो। बहुत सारी चीज़ें, समय बीतता है, निस्वार्थ के लोग पैदा होते हैं, वो गड़बड़ियां करते हैं, उनके खिलाफ कानून बनाया। जैसे अभी रेप हुआ, तो क्या इसके पहले रेप के खिलाफ कानून नहीं था? बिल्कुल था, लेकिन जिस घृणित तरीके से रेप किया लोगों ने, उसके खिलाफ एक और सख्त कानून बनाया गया। अब कोई ये कहे कि साहब इसके पहले आपने सख्त कानून क्यों नहीं बनाया? तो सख्त तो था तब भी, लेकिन जिस स्तर की घटनाएं इधर देखी गई, इस स्तर की घटनाओं की कल्पना पहले नहीं की गई। अब जब कल्पना की गई, सामने दिखलाई पड़ा, उसका प्रमाण दिखलाई पड़ा, तो उसके खिलाफ कानून बनाए। अपनी गंदगी को, अपने फेल्योर को दूसरे के ऊपर ढालना इस देश की परंपरा है। क्यों फिंगर रेस करते हैं भारत सरकार के ऊपर? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपकी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है क्रेडिबिलिटी की। जिस तरह से आपके विरोधी राजनीतिक पार्टियां लगातार एक के बाद एक आपकी सरकार पर आर्थिक भ्रष्टाचार और आर्थिक भ्रष्टाचार में जो लिप्त लोग हैं उनको संरक्षण देने का आरोप लगाती रही हैं, उसके मद्देनज़र अगर आप चुनाव में जाएंगे तो आपके पास क्या एजेंडा है? बहुत सारे पहलू हैं, रोड मैप है। सबसे पहला पहलू तो ये है कि हमको देश की जनता का जनादेश अलायंस की सरकार चलाने को मिला। सबसे पहला पहलू तो ये है। अगर अलायंस की सरकार चलाने में अलायंस की पार्टियों के द्वारा कोई ऐसा काम किया गया जो नहीं किया जाना चाहिए था, तो उसके लिए जनता खुद ब खुद इस बात का एसेस करेगी कि इनको सरकार हमने अलायंस की चलाने का मौका दिया था। इसलिए ये कहना कि आपकी सरकार में इस तरीके के आरोप लगे, सबसे पहले तो ये देखिए कि अलायंस की सरकार में कई सारे राजनीतिक दल होते हैं। अगर किसी दल के किसी नेता की तरफ से कोई इस तरह का काम हुआ है तो उसका दोष केवल कांग्रेस पार्टी पर नहीं देना चाहिए। अगर दोष जाता ही है तो जिस तरह का मैंडेट मिला है उस मैंडेट पर दोष जाएगा। नंबर 2, जैसे कोल पर आप लोगों ने कहा कोल गेट हुआ, ये तो समय बताएगा, अभी तो जांच चल रही है, जांच पूरी होने दीजिए।
कहीं कोई लंबा चौड़ा नुकसान नहीं है। अगर नुकसान है तो जो कोल इंडिया का प्रॉफिट है, जो कोल इंडिया के खाते में जाना चाहिए था, वो दूसरे खातों में जाएगा। लेकिन उसका प्लस पॉइंट ये है कि कोल इंडिया आज से 50 साल बाद कोयला हमें प्रोड्यूस करके देती है, दूसरे आज कोयला प्रोड्यूस करके दे देंगे। इसलिए उस पॉलिसी में कहीं कोई गलत नहीं है। और रह गई सिस्टम में जिन लोगों ने नाजायज फ़ायदा उठाने की कोशिश की, उसकी जांच हो रही है। जो लोग इसके जिम्मेदार होंगे पनिश किए जाएंगे, उसमें कौन सी बात है। नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब आप चुनाव में जाएंगे, हाँ, तो चुनाव में ये सारी बातें हम जनता के सामने रखेंगे नहीं कि आपने हमें अलायंस की सरकार चलाने का मैंडेट दिया था। हमने अलायंस की सरकार चलाई, हमने पूरे 5 साल चलाई, पिछली सरकार भी पूरे 5 साल, इस साल भी। नहीं, सरकार तो चलाए, लेकिन जब और हमने पिछले 5 साल में जिस तरीके के पब्लिक के लाभ के कार्यक्रम दिए, इस 5 साल में 4 साल में जो हमने पब्लिक के लाभ के कार्यक्रम दिए, ऐसा किसी सरकार ने नहीं दिया। आप हमें उदाहरण बताइए कि कभी कर्ज माफ़ी हुई हो भारत सरकार की तरफ से? कर्ज माफी तो बीपी सिंह के टाइम में भी हुई थी। नहीं, भारत सरकार की तरफ से आम किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। राज्य सरकारों ने जरूर समय समय पर किया किसी दूसरी तरह का, लेकिन आम कर्ज माफी किसानों के लिए नहीं हुई। मनरेगा जैसी योजना, लोगों कभी कोई सोच सकता था कि इस देश में रोजगार की गारंटी दी जाएगी? रोजगार गारंटी दी गई। स्वास्थ्य मिशन, शिक्षा का अधिकार, ये सारी योजनाएं, इतनी ज़्यादा योजनाएं दी गई हैं कि उन्हीं को लेकर हम जब जाएंगे जनता के बीच में, तो जनता खुद सोचेगी कि और इससे ज़्यादा सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती थी। हाँ, उन योजनाओं का नाजायज फ़ायदा उठाने की कोशिशें की हैं लोगों ने, चाहे मनरेगा हो, चाहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हो, चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे आम कर्ज माफ़ी हो। देश की जनता अब धीरे धीरे ये समझने लगी है कि भारत सरकार योजना बना सकती है, भारत सरकार पैसा दे सकती है। इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकारों का काम है। अगर कोई स्वास्थ्य मिशन में अरबों रुपया हड़प रहा है तो ये राज्य सरकार की गलती है। लेकिन मॉनिटरिंग तो केंद्र सरकार करती है। मॉनिटरिंग कितनी करती है? सीमा से ज़्यादा मॉनिटरिंग नहीं कर सकती है। केंद्र सरकार यहाँ से लेटर भेज देती है कि इसकी बराबर मॉनिटरिंग करते रहिए, उनका जवाब आ जाता है मॉनिटरिंग हो रही है। देखिए, संघीय ढांचे में अगर आप ये उम्मीद करें, हाँ, ये भारत सरकार के पास अधिकार है कि वो राज्य सरकारों को बर्खास्त कर सकती है, एक ये विशेषाधिकार है। लेकिन क्या राज्य सरकार को बर्खास्त करना इस संविधान की धज्जी उड़ाना नहीं है? हम ऐसा नहीं कर सकते कि राज्य सरकारों को हम बर्खास्त कर दें इस अनियमितताओं के खिलाफ। अनियमितता होगी, जांच होगी, जांच में जो पकड़ा जाएगा वो उसको दंडित होगा। ये तो किया जा सकता है। लेकिन आप अगर ये कहें कि आप राज्य सरकार को बर्खास्त कर दीजिए, तो ये संभव नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। पिछले चुनाव में आपकी पार्टी ने वायदा किया था कि हम 100 दिन में महंगाई घटा देंगे। अब आपकी सरकार और आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि आपने ग्रोथ रेट बढ़ा दिया मंदी के दौर में भी, लेकिन आम जो आदमी हैं उनकी ज़िंदगी तो काफ़ी दूभर हो गई है। आपका प्रश्न बेरोजगारी को लेकर था कि आपने रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराए। आपका दूसरा प्रश्न था महंगाई कि महंगाई। रोजगार के अवसर हमने नहीं पैदा किए। जितने रोजगार के अवसर हमने पैदा किए, उतने रोजगार के अवसर दुनिया के किसी भी देश ने नहीं पैदा किए। रोजगार के अवसरों की बात छोड़ दीजिए। हाँ, महंगाई के मोर्चे पर हम उतनी सफलता नहीं प्राप्त कर पाए जितना हमें करना चाहिए था, और उसका कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमारी निर्भरता। पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर देश की महंगाई बहुत कुछ निर्भर करती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ी हैं तो उसका असर हमारे ऊपर ज़रूर होगा। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अगर भूचाल आया है तो कहीं ना कहीं कंपन हमारे देश में ज़रूर होगा। इस बात को अब आम जनता भी पढ़ती है, लिखती है, आप लोगों के चैनल्स को देखती है, वो भी समझती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर भूचाल आया है, विकसित देशों की ग्रोथ -0 हो गई थी, और उस ज़माने में, उस समय में अगर भारत की सरकार ने अपनी ग्रोथ को 5 और 6% के बीच में रखा है
तो इसका क्रेडिट भी तो हमें मिलेगा। इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में आपकी सरकार का विरोध आपके पार्टी के लोग ही करते हैं। जो भी प्रपोजल आता है नक्सलियों के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ, विरोधी तो विरोध बाद में करते हैं, आपके पार्टी के नेता ही अलग अलग राय जाहिर करने लगते हैं। हमारी पार्टी के नेता क्या राय जाहिर करते हैं मुझे नहीं पता है। आप अगर हमसे इंटरनल सिक्योरिटी के फ्रंट पर कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछ सकते हैं। अभी जो छत्तीसगढ़ में हमले हुए थे उसमें कई तरह की चीज़ें आ रही हैं देखने को, जिसमें कि आपके ही पार्टी के कुछ लोगों का कहना है कि रूट ऐन वक्त पर कांग्रेस के ही कुछ लोगों ने बदलवा दिया, जिसके वजह से नक्सलियों। देखिए, नक्सलवाद से छत्तीसगढ़ जूझ रहा है, लंबे समय से जूझ रहा है, इससे हम इनकार नहीं करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस ये स्टेट सब्जेक्ट है, इससे देश का कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता है। जो नक्सल प्रभावित राज्य है, जहां इंटरनल सिक्योरिटी की समस्या है, वहां भारत सरकार पैरामिलिट्री फोर्स देती है और उसने छत्तीसगढ़ को भी पैरामिलिट्री फोर्स दी। लेकिन आपको अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए कि पैरामिलिट्री फोर्स तो भारत सरकार देती है, लेकिन उसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, कहाँ खतरा ज़्यादा है, कहाँ उसका यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए, ये राज्य सरकार निर्धारित करती है, भारत सरकार नहीं निर्धारित करती है। और जो घटना अभी नक्सलवाद की हुई है, जिसमें हमारे कांग्रेस के कई नेता मारे गए हैं, ये राज्य सरकार को खुद सोचने की ज़रूरत है कि राज्य सरकार की अगर यात्रा निकले तो 2 से 3 हज़ार तक पैरामिलिट्री फोर्स रहे, और अगर रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी, मेन अपोजिशन पार्टी की यात्रा निकले तो केवल 50 से 100 तक पुलिस वाले रहें। ये सिक्योरिटी की व्यवस्था होनी चाहिए थी। और अगर उसी तादाद में 2000 से 3000 तक पैरामिलिट्री फोर्स होती तो क्या ये घटना घट सकती थी? रैकी की जाती है, जहाँ से वीवीआईपीज़ का काफिला निकलता है, 1 घंटे पहले रैकी की जाती है। रैकी कराई राज्य सरकार, राज्य पुलिस ने नहीं कराई। तो इन सब कमियों का अब चूंकि उसकी जांच हो रही है, एनआईए उसकी जांच कर रही है, हम उस पर कोई खास टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इंट्रोस्पेक्शन का समय है राज्य सरकारों के लिए कि आप मांग तो करते हैं हमें पैरामिलिट्री फोर्स भेजो, पुलिस मॉडर्नाइजेशन में हमें इतना पैसा भेजो, लेकिन आप करते क्या हैं ग्राउंड पर? पिछले 12 साल से अगर आप नक्सल प्रॉब्लम पर अंकुश नहीं लगा पाए तो आप काहे के लिए राज्य सरकार चला रहे हैं? पिछले 12 सालों में अगर आप नक्सल प्रभावित जिलों में कोई तरक्की नहीं कर पाए, कोई प्रगति नहीं कर पाए, तो काहे के लिए राज्य सरकार चला रहे हैं? अपनी गंदगी को, अपने फेल्योर को दूसरे के ऊपर डालना इस देश की परंपरा है। सीधे सीधे भारत सरकार आपको फौज देगी, भारत सरकार आपको सीआरपीएफ देगी, लेकिन भारत सरकार उनकी पोस्टिंग थोड़ा नहीं करेगी, वो तो आपका डीजीपी करेगा। अगर उस यात्रा के दौरान सीआरपीएफ की जरूरत थी तो क्यों नहीं आपके डीजीपी ने लगाई? इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना, भारत सरकार इसका जवाब थोड़ा नहीं देगी। आपने जितनी फोर्स मांगी उतनी भारत सरकार ने दे दी। इस घटना के बाद आपने जितनी मांगी उतनी भारत सरकार ने दे दी। पुलिस मॉडर्नाइजेशन में जितना पैसा आपको मिलना चाहिए था वो भारत सरकार ने दिया। इसके बाद भी आपकी पुलिस अगर होमगार्ड की तरह हो तो ये दोष भारत सरकार का थोड़ा नहीं है, दोष राज्य सरकार का है। हमें अच्छी तरह से मालूम है, 5 साल में गृह राज्य मंत्री रह चुका हूँ। पाटिल साहब ने कम से कम 20 मीटिंगें बुलाई होंगी राज्य सरकारों की और कहा कि पुलिस एक्ट में रिफॉर्म करने के लिए। कोई नहीं तैयार हुआ। क्यों नहीं तैयार हुआ? अरे साहब, ये तो संघीय ढांचे में प्रहार होगा। पुलिस तो पूरी तरीके से हमारा सब्जेक्ट है। आप चाहते हैं कि नहीं पुलिस अधिकारी भारत सरकार की भी माने, ये कैसे संभव है? नहीं संभव है। हम नहीं कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर इस घटनाएं हों तो उनकी जिम्मेदारी लीजिए, उनका खमियाजा भुगतिए। फिर भारत सरकार के ऊपर दोषारोपण क्यों करते हैं? क्यों फिंगर रेस करते हैं भारत सरकार के ऊपर? जब आप चाहते हैं कि नहीं सब कुछ हमारे ही जेब में रहे, तो जब सब कुछ आपकी जेब में रहेगा तो सारी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। कोई भी घटना घटती है, नक्सलवाद पर आप अंकुश नहीं लगा पाते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा हो रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए।
थैंक यू।